आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? Yes, sir. Okay, ji, let's start. Today's topic of maintenance engineering will be corrective maintenance type, corrective maintenance steps, and downtime components, reduction in corrective maintenance time और cost of failure. ये सारी की सारी जो है वो मेन हेडिंग्स हैं, ये आज हमने डिस्कस करनी है एक एक करके. Let's start with corrective maintenance. As you know that corrective maintenance can be defined as the maintenance which is required when an item has failed or worn out to bring it back to working order. तो वो मेंटेनेंस जो किसी भी ऑब्जेक्ट के फेल होने पे या उसके खराब होने पे, वॉर्न आउट होने पे किया जाता है ताकि उसे अपनी ओरिजिनल हालत में, वर्किंग कंडीशन में लाया जाए. तो दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज नोन एज corrective maintenance. Corrective maintenance is carried out on all items where consequence of failure or wearing out are not significant and cost of this maintenance is not greater than preventive maintenance. अब अगर इस पॉइंट को आप गौर से देखें तो ये इसमें काफी अहम बात यह है कि करेक्टिव मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ उन आइटम्स पे किया जाता है जिसमें फेलियर्स या जो वॉर्न आउट के जो नताइज है वो ज्यादा खास ना हो और उसकी कॉस्ट भी जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से कम हो. आगे एग्जांपल्स भी आ रही हैं लेकिन मैं जस्ट आपको थोड़ा इतना बता दूं कि वो फेलियर्स या वेयरिंग आउट जो इतनी ज्यादा खास ना हो, छोटे छोटे, ठीक है ना, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज ना हो और उसकी कॉस्ट एज ए कॉन्सिक्वेंस उसकी कॉस्ट जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से भी कम हो. तो उसके लिए हम करेक्टिव मेंटेनेंस करते हैं. आगे पॉइंट और भी आपको क्लियर हो जाएगा. सो करेक्टिव मेंटेनेंस एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ रिपेयर, रिस्टोरेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट. तो तीन मेजर एक्टिविटीज हैं करेक्टिव मेंटेनेंस में, जिसमें पहला है या तो आप रिपेयर करें, अगर वो वॉर्न आउट है या खराब है तो उसको आप रिपेयर करें. रिस्टोरेशन, उसको अपनी ओरिजिनल वर्किंग कंडीशन में लाएं, मतलब रिस्टोर इस कंडीशन में कि वो आपको वो मशीन या वो फैसिलिटी जो है वो वर्किंग कंडीशन में हो, ठीक है ना. जरूरी नहीं है कि वो आपको एक्यूरेटली उसी तरह काम करके दे, बट यू ब्रिंग बैक इट्स टू पोजीशन वर्किंग कंडीशन में. और रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट, या तो तीसरा ये है कि आप बस सिरे से ही उसको रिप्लेस करके नया इक्विपमेंट या आइटम्स लगा दें. तो ये मेजर जो है एक्टिविटीज हैं करेक्टिव मेंटेनेंस की. देखें, अगर आप छोटी छोटी चीजें इस तरह कंसिडर करें, आप इनको पॉइंट्स में भी नोट करें तो आपके एग्जाम वाइज अगर आपको वाइवा होता है, मेरे हिसाब से जो है हमारे जो कमिंग वीक में एग्जाम होगा तो हम क्विज की फॉर्म में लेंगे, तो उसमें आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको अगर आप बुलेट फॉर्म में लिख के अपने पास रख लें तो आपको एग्जाम में इतना कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना. तो जिस तरह ये है कि करेक्टिव मेंटेनेंस एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल, कंसिस्ट ऑफ रिपेयर, रिस्टोरेशन, रिप्लेसमेंट, चौथा ऑप्शन कोई और हो, पांचवा नॉन ऑफ दिस, छठवां ऑल ऑफ दिस. सो अगर आपको ये चीजें पता है तो इस एग्जाम में मेरे ख्याल से तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए. ऑनलाइन एग्जाम में तो अगर आपको इस तरह की एमसीक्यूज या कोई इस तरह दिए जाए तो वो तो आपको याद होने चाहिए और आप आसानी से हल भी कर सकते हैं बनिस्बत आपके थ्योरी पेपर की तरफ अगर जाएं. चलें, इसको फिलहाल नहीं वापस अपने लेक्चर की तरफ ही आते हैं. दिस एक्टिविटी विल बी द रिजल्ट रेगुलर इंस्पेक्शन which identify failure in time for corrective maintenance to be planned schedule then performed during a maintenance shutdown. तो ये जो करेक्टिव मेंटेनेंस की एक्टिविटी है ये रेगुलर इंस्पेक्शन के दौरान ही आइडेंटिफाई कौन सा आइटम जो है वो अपना टाइम पूरा कर रहा है या उसके फेल होने का अंदेशा है, क्योंकि हर एक आइटम या इक्विपमेंट की अपनी लाइफ टाइम होती है और उसका अपना एक इंटेंडेड पीरियड ऑफ वर्किंग पीरियड होता है, ठीक है ना. तो इंस्पेक्शन के दौरान ही वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि यार इसको बदलना है या ये फेल हो सकता है, ठीक है ना. और उसके लिए फिर आप स्केजुअल प्लान करते हो और फिर उसी तरह आपकी शटडाउन मेंटेनेंस शटडाउन होती है प्लांट की या
उस सिस्टम की, ठीक है ना। तो उसमें आप जो रूटीन के मेंटेनेंस करते हो उसमें ये चीजें आप उसको ठीक करते हो। तो वो ऑलरेडी एक रेगुलर इंस्पेक्शन के दौरान ही आइडेंटिफाई होती है एंड देन यू परफॉर्म दिस करेक्टिव मेंटेनेंस। Corrective maintenance is a form of system maintenance which is performed after a fault or problem emerges in a system with the goal of restoring operability to the system. In some cases, it can be possible to predict or prevent a failure, making corrective maintenance the only option. As जिस तरह के आप लोगों को पता है कि ये सिस्टम में एक फॉल्ट या प्रॉब्लम इमर्ज होने की वजह से आप उस पर फिर करेक्टिव एक्शंस परफॉर्म करते हैं और आपका मेजर एम या गोल यही होता है कि आप सिस्टम को ऑपरेशन कंडीशन में लेकर आए, ठीक है ना। और बाज वक्त ये प्रिडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है कि फेलियर कब होगा या किस तरह हम फेलियर को प्रिवेंट कर सके, ठीक है ना, यूजिंग करेक्टिव मेंटेनेंस के जरिए, ठीक है ना। लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सी चीजों की लाइफ टाइम रूटीन स्केड्यूल्स में आप चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, कहीं पे कोई पार्ट जो है वो वॉर्न आउट होने के करीब हो, इस तरह की चीजें वो तो आप देख लेते हैं। लेकिन एज इट इज अगर एक प्लांट है सो आप के लिए इतना आसान नहीं होगा कि आप उसकी फेलियर को प्रिडिक्ट करें, ठीक है ना। In other instance, a poorly maintained system can require repair as a result of insufficient preventive maintenance. And also आपको ये भी पता है कि अगर एक insufficient preventive maintenance हो तो उसकी वजह से जो है वो सिस्टम जो है वो पुअरली मेंटेन होता है, ठीक है ना। सो इस केसेस में आपके सिस्टम्स को रिपेयर दरकार होती है और फिर आप जो है वो रिपेयर करते हैं, रिस्टोर करते हैं या इन वर्स कंडीशन आप जो है वो चीज को आइटम को रिप्लेस कर देते हैं। सो दे ऑल come under the category of corrective maintenance. And in some situation, people may opt to focus on corrective maintenance rather than preventive repair as a part of maintenance strategy. अच्छा, कुछ इदारों में या कुछ कंपनीज में वो जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बजाय जो है वो करेक्टिव पे ज्यादा फोकस करते हैं। जिस तरह हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था, बाज इंडस्ट्रीज जो है वो प्रिवेंटिव पे काम करती हैं, बाज जो है वो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस पे काम करती हैं। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि कुछ सिचुएशन में जो है वो लोग करेक्टिव मेंटेनेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन प्रिवेंटिव, क्योंकि प्रिवेंटिव के अपने ही कुछ कॉस्ट आती हैं, उसके अपने फायदे भी हैं और उसके साथ साथ उसके नुकसान भी हैं। बट कुछ को सिनेरियो के हिसाब से करेक्टिव जो है वो फायदे में पड़ती है और प्रिवेंटिव नुकसान में पड़ती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे जाएं तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो बेटर है, बट ये कंपैरिजन में आती है। तो इसी वजह से कुछ लोग जो है वो सिचुएशन की बेस पे करेक्टिव मेंटेनेंस को ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उसमें आपकी इतनी कॉस्ट नहीं लगती। जाहिर है आप वेट करते हैं, होती है कि ये फेल, या वो देखते हैं कि ये पार्ट अपना टाइम कंप्लीट कर रहा है, देन वो जाके उस चीज को करेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो ज्यादा फोकस करते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस पे रेदर देन प्रिवेंटिव। द प्रोसेस ऑफ corrective maintenance begin with the failure and diagnose of failure to determine why failure appear. तो चूंकि करेक्टिव मेंटेनेंस का ताल्लुक ही फेलियर से है या फेलियर से है या वन आउट से है, ठीक है ना। सो आप इस फेलियर के साथ साथ एक क्वेश्चन भी जन्म लेता है कि क्यों ये फेलियर अकर हुआ, मतलब क्या वजह थी इस फेलियर की, ठीक है ना। सो दिस डायग्नोस्टिक प्रोसेस कैन इंक्लूड अ फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ सिस्टम। आप फिजिकल इंस्पेक्शन के जरिए भी देख सकते हो कि ये फेल क्यों हुआ है ये सिस्टम। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही फिजिकल इंस्पेक्शन से, देन यू कैन यूज द डायग्नोस्टिक कंप्यूटर टू एवेलुएट द सिस्टम। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम है तो उससे आप अपने सिस्टम को या प्लांट को या कोई भी इक्विपमेंट है उसको डायग्नोज करें कि उसमें क्या वजह है,
ठीक है ना। जिस तरह अगर आप देखें तो आपकी गाड़ी अगर हम ले लें तो गाड़ी में बहुत सारी ऐसे डायग्नोस्टिक जो है वो फिजिकल भी मिस्त्री देख के कर सकता है, ठीक है ना, कि यहाँ पे मसला है, यहाँ पे अगर उसको फिर भी समझ नहीं आती तो उसके पास कंप्यूटराइज्ड गैजेट्स होते हैं, ठीक है ना, जो वो अपने इंजन्स के साथ या कहीं पे भी वो उसको यूज करते हुए फॉल्ट्स डायग्नोस करते हैं। जिस तरह आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम निकले हुए हैं तो प्लग्स जहां जहां दरकार होते हैं वहां पे लगा देते हैं और इंजन स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई चेकलाइट दी हो या कोई, तो वो कोड आ जाता है उस पे, तो वो कोड बता देता है कि ये इस किस्म का फॉल्ट है, तो उससे वो सिस्टम का फॉल्ट आइडेंटिफाई हो जाता है और फिर वो जो है उस पे वो करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तीसरा ये है कि आप ये डायग्नोस्टिक इस तरह भी कर सकते हो फेलियर का कि आप इंटरव्यू करो विद द सिस्टम, इंटरव्यूज विद द सिस्टम यूजर, कि जो उस सिस्टम को यूजर जो सिस्टम को यूज कर रहा है उससे आप क्वेश्चंस करो कि क्या जब आप मशीन चला रहे थे या सिस्टम चला रहे थे तो उस वक्त क्या था, दरमियान में क्या हुआ। तो इसी तरह क्वेश्चन इन्वेस्टिगेट करें, तो उस क्वेश्चन आंसर से आप जो है वो एक अपना एक डिसीजन लेते हो कि क्या वजह हो सकती है इस फेलियर की। एंड देयर आर अ नंबर ऑफ अदर स्टेप्स टू दैट helps you in diagnosing the causes of failure. It is important to determine what caused the problem in order to take prevent appropriate action. जाहिर है आपको उस प्रॉब्लम की काज पता होना चाहिए। जब तक आपको काज नहीं पता होगी तो आप अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं ले पाएंगे। एक मरीज भी जो है वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले प्रॉब्लम्स की, जो उसको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह जानता है, जानने की कोशिश करता है या जानता है, ठीक है ना। तब उसके बाद जाके वो उसको प्रॉपर मेडिसिन या फर्दर ट्रीटमेंट एडवाइस करता है, ठीक है ना। इस तरह नहीं कि वो गया बस उसको चिट पे लिख दिया कि फलानी फलानी टेबलेट्स आप खा लो बस, ठीक है, नहीं। वो उससे पूछता है प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ कहाँ उसको जो प्रॉब्लम्स है होती हैं वो उसको आइडेंटिफाई उस समझता है उन टर्मिनोलॉजीज को, तो वो उसको पता होती है कि इन इन चीजों की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अगर फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत ना हो तो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इस तरह आपके पास जो सिस्टम्स हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस प्रॉब्लम्स की काजेस को जानना बहुत जरूरी है ताकि फर्दर एक्शन लिया जाए। अगर प्रॉब्लम्स की काज नहीं पता सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। And to be aware that multiple failures of components or software may have occur simultaneously। और इसके साथ साथ और भी अदर मल्टीपल फेलियर्स हैं कंपोनेंट्स की जो कि या सॉफ्टवेयर की जो कि उसके साथ साइमल्टेनियसली राइज हो रही हैं। तो इन सब की प्रॉब्लम्स की काजेस को जानना जरूरी है ताकि आप कोई फर्दर एक्शन ले सकें। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके जी। द नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या था कि आप जो है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, ये वाला इंस्पेक्शन करें। इंस्पेक्शन के बाद जो है वो आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, ठीक है ना। इंस्पेक्शन, फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक प्रोसेस है जिसमें आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो कि किस किस्म की प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर जो है वो द नेक्स्ट स्टेप इज रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर। जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई या आपको पता चल गया कि इस चीज में खराबी है सो यू हैव टू रिप्लेस दैट डैमेज कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर। तो ये तीन स्टेप्स हैं, आसानी से याद हो गए हैं। पहला जो है वो आइडेंटिफिकेशन है प्रॉब्लम की, दूसरा जो है वो डायग्नोस्टिक है, तीसरा जो है डायग्नोस्टिक के बाद उसकी रिप्लेसमेंट है डैमेज कंपोनेंट्स की या सॉफ्टवेयर की। इन सम केसेस the damage may be repairable either in situ or by removing the item in questions and doing repair off site। कुछ केसेस में जो है डैमेज जो है वो रिपेयरेबल होते हैं, या तो वो उसी जगह ठीक हो सकते हैं या तो उसको फिर ऑफ साइट पे जो साइट से हटा के मेन जो डिपार्टमेंट है वहां पे लाया जाता है और उसकी रिपेयरिंग की जाती है। In other instances, full replacement with a new item may be required to restore the system functionality। या और दूसरा ये है कि अगर आप फुल रिप्लेसमेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, विद अ न्यू आइटम, ठीक है ना, ताकि वो सिस्टम जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी शुरू कर जाए। तो दो तरीके हैं, ये रिपेयरेबल है या रिप्लेसमेंट है। फॉर एग्जांपल
If an optical drive in a computer fails, a technician may determine that replacing part of the drive or repairing part of it may be sufficient, or may find that entire drive need to be scrapped so that new one can be inserted. क्या आपकी जो सिस्टम है उसमें ऑप्टिकल ड्राइव है, अगर वो खराब हो जाता है तो टेक्नीशियन या जो कंप्यूटर ठीक करने वाला माहिर बंदा है, ठीक है ना, तो वो डिसाइड करता है कि अगर आपकी जो ड्राइव के कुछ पार्ट्स हैं उसको रिप्लेस किया जाए या रिपेयर किया जाए, ये काफी है, या कि पूरी की पूरी ड्राइव को जो है वो जाया कर दी जाए और उसकी जगह एक नई ड्राइव इंसर्ट की जाए. सो आफ्टर करेक्टिव मेंटेनेंस इज परफॉर्म, टेक्नीशियंस देन वेरीफाई that that the fix work has verifies that the fix has worked by testing the system. फिर जब करेक्टिव मेंटेनेंस उस पर परफॉर्म होती है तो टेक्नीशियन वेरीफाई करता है कि आपने जो फिक्सिंग की है काम की, या जो आपने काम किया है वो ठीक किया है कि नहीं. और वो किस तरह करता है, वो सिस्टम को टेस्ट करने से करता है. जिस तरह अगर आप कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर को दोबारा ऑन करेगा नए सिस्टम को ठीक करने के बाद या नई ड्राइव लगाने के बाद, वो चेक करेगा कि इसके सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं नहीं. अगर आपकी गाड़ी है तो गाड़ी के बाद भी आप जब काम करवा लेते हैं तो आपको कहते हैं कि आप एक टेस्ट ड्राइव करें, देखें आप इस काम से मुतमईन है कि नहीं. इसी तरह प्लांट्स में भी वो सिस्टम को पूरा ऑपरेट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं उस सिस्टम की कि आया वो अपना काम पूरी तरीके से कर रहा है कि नहीं. दिस मे बी डन इन सेवरल स्टेज टू कंफर्म द सिस्टम इज ऑपरेशनल स्लोली बिफोर ओवरलोडिंग इट विद टास्क. और ये जो टेस्टिंग है ये किसी भी सिस्टम पे की जाती है बिफोर ओवरलोडिंग इट. ओवरलोड करने से पहले आहिस्ता आहिस्ता उसको सेवरल स्टेजेस से गुजार के उसकी टेस्टिंग की जाती है. जब तक टेस्टिंग ओके ना हो जाए उस पे फर्दर ओवरलोडिंग नहीं करते. वंस कि हाँ ये सिस्टम अब ठीक है काम कर रहा है, देन फिर उसको फुली लोडेड ऑपरेट किया जाता है. और वेरिफिकेशन स्पेशली इंपॉर्टेंट on system sent into a facility for repair, and the technician want to be sure that they are sent back out, the user will be happy with standard of work performance. और फिर वो वेरीफाई करते हैं कि आया आपने जो हमारी सर्विसेज हमने आपको प्रोवाइड की है आप उससे खुश हैं कि नहीं, आपके जो काम है वो ठीक तरीके से हुआ है कि नहीं. सो दीज आर द सर्टेन स्टेप. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, शायद एक आध अगर मुझसे दरम्यान में मिस भी हो जाए. तो पहला जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेलियर है, मतलब आइडेंटिफिकेशन है. फिर उसके बाद जो है वो रिकग्निशन ऑफ फेलियर है या उसकी काजेज हैं, ठीक है ना. फिर उसके बाद जो है उसकी डायग्नोस्टिंग है. फिर चौथा स्टेप जो है वो रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज पार्ट है, जिसमें अगर बाज केसेस में वो रिपेयर हो सकता है या बाज केसेस में आप उसको फुली रिप्लेस करते हैं. फिर उस पर आप करेक्टिव मेंटेनेंस परफॉर्म करते हैं और फिर जो है उसकी टेस्टिंग की जाती है. टेस्टिंग किस तरह की जाती है कि उसको विदाउट ओवरलोडिंग उसको सेवरल स्टेज में टेस्ट किया जाता है, और जब कंफर्म हो जाए कि ये सिस्टम जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी या ऑपरेटेबल कंडीशन में आ गया, देन वो उसको ओवरलोड किया जाता है. और द लास्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन, जिसमें वो फैसिलिटी जो रिपेयर की होती है, ठीक है ना, किसी भी सिस्टम की, तो टेक्नीशियन इंश्योर करना चाहता है कि आप उसकी सर्विस से मुतमईन है कि नहीं, ठीक है ना. तो ये सारी की सारी जो है करेक्टिव मेंटेनेंस की के स्टेप्स के तौर पे आप इसको जान सकते हैं कि ये सारे स्टेप्स हैं करेक्टिव मेंटेनेंस के. फॉर सम ओल्डर सिस्टम इट मे मेक मोर सेंस टू रिलाई ऑन करेक्टिव मेंटेनेंस. अगर जो पुराने सिस्टम्स हैं तो वो ज्यादा रिलाई करते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस पे, क्योंकि आपका सिस्टम बहुत पुराना है और आप उसको अपडेट नहीं कर रहे, आप उसको थ्रू आउट चला रहे हैं जब तक वो फेल नहीं होता, ठीक है ना. तो उसके लिए आप अगर करेक्टिव मेंटेनेंस चूज करें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय कि आप उसको उसकी रूटीन चेकअप करते रहें और उसके दौरान कहीं पे आपको लगे कि ये सिस्टम ऐड करना है या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट लानी है, तो बजाय उसके आप उस पे जाएं तो आप उसको ओल्डर सिस्टम को करेक्टिव मेंटेनेंस पे ही रखें. Preventive maintenance can be expensive, and with this system, it may not make sense. It may be more cost effective to simply repair system component as they go wrong. अच्छा, preventive maintenance जो है वो जाहिर है आपको
आपको पता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में काफी सारी एक्टिविटीज आती हैं टू कीप द सिस्टम इन वर्किंग कंडीशन एज वेल एज टू इम्प्रूव द लाइफ साइकिल ऑफ द system or plant. So that is an expensive process. ठीक है ना? It may be more cost effective to simply repair system component as they go wrong. तो ये ज्यादा उससे कॉस्ट इफेक्टिव है कि जो एक सिस्टम है वो स्मूथली चल रहा है तो आप उसको उस वक्त रिपेयर करो, ठीक करो जब वो खराब हो जाए, ठीक है ना, बजाय इसके कि आप दरमियान में जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की एक्टिविटीज परफॉर्म करो जिस पे आपकी कॉस्ट आती है। अगेन मैं आपको बता दूं कि डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज पे या फैसिलिटीज पे कि वो कौन सी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो करेक्टिव या ब्रेक डाउन मेंटेनेंस को प्रेफर करते हैं या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को। अब तक हमने 9 क्लासें ली हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की क्या फायदे नुकसान है और करेक्टिव मेंटेनेंस के। सो यू कैन रिलेट this further. By contrast with a newer system, preventive maintenance can save money in long term and extend the life of system by preventing system failure as much as possible before they happen. And exactly यही बात है कि अगर आप करेक्टिव मेंटेनेंस पे जाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें ये है कि आप दरमियान में कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करते जब तक वो सिस्टम फेल या वेयर आउट नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि आपका न्यूअर सिस्टम है, ठीक है ना, और उस पर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हो तो वो तो आपकी एक मनी लॉन्ग टर्म में सेव करती है। आपका खर्चा तो उस वक्त होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की एक्टिविटीज पे, बट वो आपकी मनी सेव करता है इन लॉन्ग टर्म। किस तरह सेव करता है? बाय एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ सिस्टम एंड by preventive system failure as much as possible before they happen, क्योंकि आप उसकी रूटीन स्केजुलिंग होती है कि आपने इस टाइम पे ये एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फेलियर। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन अभी तक? यहाँ तक करेक्टिव मेंटेनेंस की जो डेफिनेशन है या इसके स्टेप्स के हिसाब से अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो? नहीं है क्वेश्चन? Okay, ji, we'll move to corrective maintenance type. Corrective maintenance may be classified into 5 major categories. These categories are fail, repair. The second one is salvage. The third one is rebuild. The fourth one is overhaul, and fifth one is सर्विसिंग। हर एक को डिफाइन किया गया। फेल रिपेयर क्या है कि आप फेल आइटम को रिस्टोर करें इसके ऑपरेशनल कंडीशन पे, तो दैट टाइप ऑफ करेक्टिव मेंटेनेंस फेल रिपेयर करेक्टिव मेंटेनेंस। फेल रिपेयर नाम से ही क्लियर है, फेल रिपेयर कि when an item or system or equipment fails and you take the corrective maintenance in order to restore it to its operational state, that is known as fail, repair, corrective maintenance. The second one is salvage. This element of corrective maintenance is concerned with disposal of non-repairable material and use of salvaged material from non-repairable equipment item in the repair, overhaul or rebuild प्रोग्राम्स। अच्छा, सेल्वेज में क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो खराब हो गया है या डैमेज हो गया है, ठीक है ना, तो आप उसमें से कुछ पार्ट्स जो है वो डिस्पोज कर दें जो कि नॉन रिपेयरेबल है, और उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि यूज हो सकते हैं, एंड देन यू यूज दीज पार्ट्स इन फर्दर रिपेयरिंग और हाल और रिबिल्ड प्रोग्राम। इस तरह अगर आप देखें तो एक इंजन है जो खराब हो गया हो, ठीक है ना, तो वो जाके कबाड़ी पे बेच देता है, ठीक है ना, तो कबाड़ी उसके पुर्जे पुर्जे कर देते हैं, उससे गेयर्स, क्रैंकशाफ्ट, शाफ्ट्स हो गई और केम्स हो गई, स्प्रिंग्स उसके हो गए, या इस तरह की और सारी चीजें, ठीक है ना, तो वो अलग अलग करके उसको फिर बेचता। आल तो वो इंजन जो है या वो सिस्टम जो है वो खराब हुआ होता है, नहीं ऑपरेट कर रहा होता, तो उससे कुछ जो मटेरियल है जो कि वो डिस्पोजल कर देता है, उसको खत्म कर देता है, ठीक है ना, और उसमें जो यूज की चीजें हैं वो हटा के फर्दर वो आगे किसी और इंजन में या और सिस्टम में यूज हो सकता है। तो इसकी मिसाल यही है कि बस आप अपने खराब जो
फॉल्टी सिस्टम है उससे ऐसे आइटम्स निकालें जो कि फर्दर आगे फिर आपके सिस्टम में रिपेयर के लिए, रिबिल्ड के लिए या प्रोग्राम के लिए यूज हो सके। तो ऐसे करेक्टिव मेंटेनेंस को हम कहेंगे सैल्वेज। थर्ड वन इज rebuilt. This is concerned with restoring an item to a standard as close as possible to original state in performance. अच्छा, rebuild का क्या मतलब है? rebuild का ये है कि किसी भी आप उस करेक्टिव मेंटेनेंस की एक्टिविटीज परफॉर्म करें और उसको उस कंडीशन में लेकर आए, उस स्टैंडर्ड कंडीशन में लेकर आए जिस तरह वो ओरिजिनल स्टेट की परफॉर्मेंस करता था, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और अपेयरेंस। तो इसे हम कहते हैं रिबिल्ड, किसी एक चीज को रिबिल्ड करना ताकि वो उस तरह आज तो वो रिपेयर हो, ठीक है, उसको आपने ठीक किया हो, लेकिन उसकी कंडीशन जो है वो कंडीशन हो गई, परफॉर्मेंस हो गई और अपेयरेंस, ये सारी उस तरह दिखे जिस तरह के न्यू वन हो। दिस इज अचीव्ड थ्रू कंप्लीट डिसअसेंबली, examination of all component, repair and replacement of worn unserviceable part as per original specification and manufacturing tolerance, and reassembly and testing to original production guideline। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका एक सिस्टम जो जिसमें फॉल्ट है या फेलियर है, ठीक है ना, तो उसको आप पूरी की पूरी सिस्टम को जो है वो डिसअसेंबल करें, उसके हर पार्ट को अलग-अलग कर लें, जो पार्ट्स उसके फेल हैं उसको आप एज पर स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन के मुताबिक उसको यूज करें और फिर उन सबको आप इकट्ठा करके संभल करके एज पर मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस ये सारी चीजें बरकरार हो और उसको आप रीअसेंबल करके उसकी टेस्टिंग करें टू ओरिजिनल प्रोडक्शन गाइडलाइंस। तो दैट इज नोन एज रीबिल्ड। रिबिल्ड को आप उर्दू में साफ सादा अल्फाज में किस तरह बयान करेंगे? कोई बयान कर सकता है? एनीवन? जी, किसी को भी नहीं पता? यार किसी भी सिस्टम को जो है वो अपनी असल हालत में लाना, सादा अल्फाज में रिबिल्ड। जिस तरह एक गाड़ी है, पुरानी हो गई है, बहुत चलते चलते पुरानी हो गई है, ठीक है ना, तो उसको आप पूरे उसके पूरे सिस्टम को डिसअसेंबल करते हैं, हर एक पार्ट को, और फिर उसको जहां जाओ जो जो पार्ट खराब हो गए हैं उन्हें लगाना और फिर इसको डेंटिंग पेंटिंग करके कोशिश करना कि वो अपनी ओरिजिनल हालत में आए, ठीक है ना, दैट इज नोन एज रीबिल्ड। ठीक है ना, जरूरी नहीं है एक गाड़ी तक महदूद हो, हर एक प्लांट या सिस्टम इसी तरह उसको आप रिबिल्ड कर सकते हैं। ओवरहाल, restoring an item to its total serviceable state as per maintenance serviceability standard using the inspect and repair only as appropriate approach। तो ओवरऑल है भी यही कि आप किसी भी सिस्टम को उसके सर्विसेबल कंडीशन में लाना। रिबिल्ड क्या था? आप उसको ओरिजिनल स्टेट में लाते हैं ताकि इन परफॉर्मेंस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और अपीयरेंस, जबकि ओवरऑल में उसको रिस्टोर करते हैं टू इट्स टोटल सर्विसेबल स्टेट, जो उसकी ओरिजिनल सर्विस थी कि किस तरह वो परफॉर्म कर रहा था, ठीक है ना। तो दैट इज ओवरऑल, restoring an item to its total serviceable state as per maintenance serviceability standard using the inspect and repair only as appropriate approach। ठीक है। And the last one is servicing। Servicing may be needed because of corrective maintenance action. For example, engine repair can lead to crankcase refill, welding on, etc. Another example could be that replacement of an air bottle may require सिस्टम रिचार्जिंग। तो दे आर ऑल नोन एज सर्विसिंग। जहां पे आपका सिस्टम फेल्ट या कहीं फॉल्ट आ जाए या कहीं पे आपकी उसको क्लीनिंग दरकार हो या आपके इंजन को रिपेयर या किसी चीज की भी रिपेयर दरकार हो और आपको सर्विस रिक्वायर्ड हो ताकि वो सिस्टम जो है वो ठीक हो जाए, ठीक है ना। सो दैट इज नोन एज सर्विसिंग। क्लियर?
क्लियर? Yes, sir. Clear. Yes, sir. अच्छा, corrective maintenance steps or downtime components. Different author have laid down different sequential steps for performing corrective maintenance. मुख्तलिफ authors हैं, उन्होंने मुख्तलिफ sequential steps दिए हुए corrective maintenance को perform करने के लिए. For example, an author present 9 steps. एक author है जिसने 9 steps दिए हुए हैं जो कि नीचे दिए हुए हैं, जो हमने पहले ही उसमें पढ़ा था, लेकिन अगर उसको आप फर्दर और भी डिस्क्राइब करें तो पहला है लोकलाइज, दूसरा स्टेप है आइसोलेट, एडजस्ट, डिसअसेंबल, रिपेयर, इंटरचेंज, रीअसेंबल, अलाइन एंड चेक आउट. मैं एक एक को डिस्क्राइब कर देता हूँ. लोकलाइज मींस कि आप सबसे पहले उस एरिया को आइडेंटिफाई करो जहां पे वो फॉल्ट है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड लोकलाइज, ठीक है ना. एंड देन isolate that system from the rest of plant equipment items जो है, ठीक है ना. फिर उसको एडजस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है ना, कि उसको आप एक किस्म का कह सकते हैं कि अगर उसमें कहीं एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हो या उसमें कहीं ऊंच नीच आ गई हो कहीं पे, तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं. फिर अगर वो भी नहीं है तो फिर देन यू हैव टू डिसअसेंबल के बाद फिर आप रिपेयर करते हो. रिपेयर इस सेंस में कि उसको ठीक करने की कोशिश करते हो. इफ इट नीड्स न्यू पार्ट्स या जो है उसका अल्टरनेटिव कोई पार्ट आप उसमें इंट्रोड्यूस करते हो, दैट इज इंटरचेंज. And then you have to reassemble, align and check out. So these are the 9 steps defined by an author. Another author represents 7 steps. The first one is localization, the second one is isolation, the third one is disassembly, the fourth one is interchange, the fifth one reassemble, the seventh one is alignment and check out. ठीक है ना. तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ आइडियाज हैं, उन्होंने अपने मुख्तलिफ पॉइंट्स पेश किए हैं अबाउट करेक्टिव मेंटेनेंस स्टेप्स. तो मेरे हिसाब से तो जो है वो ऊपर वाला जो है उसमें कोई कहीं पे भी आपको कुछ ना कुछ जैसे एडजस्ट का दरमियान में आ गया, तो अगर नीचे 7 पॉइंट्स को देखें तो ये मतलब वही चीजें हैं, लेकिन उसको आप एक ब्रॉड सेंस में डिफाइन कर सकते हैं. लोकलाइजेशन को भी, आइसोलेशन को, डिसअसेंबली में ये एडजस्ट और ये चीजें भी आ जाती हैं. रिपेयर में फिर इंटरचेंज और रिपेयर को हम एक जगह कर सकते हैं, या तो वो रिपेयर होगा या तो फिर वो चेंज होगा. रीअसेंबल, अलाइनमेंट और चेकआउट. अच्छा, करेक्टिव मेंटेनेंस स्टेप्स यही वही चीजें हैं, ठीक है ना, जो कि आपको एक फिगर की सूरत हाल में दिए हुए हैं. कि अगर आप देखें तो पहला स्टेप जो है वो रिकग्निशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए फेलियर, कि सबसे पहले आपने फेलियर की एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करना है कि कहाँ पे फेलियर वाकया हुआ है, ठीक है ना. एंड देन लोकलाइजिंग द फेलियर विद इन द सिस्टम टू specific item or equipment. Then you have to diagnose within the item equipment to identify the specific fail part. ठीक है ना. पहले तो आपने फेलियर आइडेंटिफाई किया कि कौन सा फेलियर हुआ, देन कहाँ पे हुआ. फिर अगर इस लेट से एक प्लांट है उसमें एक पंप लगा हुआ है, ठीक है ना, तो आप पहले तो फेलियर ये है कि पंप में कोई फेलियर आ गया, वो नहीं चल रहा, ठीक है ना. आपने आइडेंटिफाई किया कि ये फेलियर जो है वो पंप की वजह से है, और पंप भी आपने आइडेंटिफाई कर दिया. फिर आप उसके अंदर, पंप के अंदर देखते हैं कि कौन जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है ना, उस पंप के अंदर तो उसमें किस किस्म की फेलियर है, कौन से पार्ट की फेलियर है, वो आइडेंटिफाई करते हैं. देन यू हैव टू रिपेयर और रिप्लेस दैट फेल पार्ट और कंपोनेंट्स, ठीक है ना. उसको करने के बाद फिर आप उसको ठीक कर लेते हैं और फिर आप उसको चेक आउट करते हैं एंड रिटर्न द सिस्टम टू सर्विस, और फिर उस सिस्टम को सर्विस की तरफ रिटर्न कर देते हैं. मींस कि उसको ऑपरेटेबल कंडीशन में ले आते हैं ताकि वो अपनी काम जो है वो जारी रखे, ठीक है ना. सो फॉर आवर पर्पस वी assume that corrective maintenance is composed of 5 major sequential steps as shown in figure: fault, recognition, localization, diagnosis,
रिपेयर एंड चेकआउट। सो ये एक 5 स्टेप्स को उन्होंने एक चार्ट की सूरत में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि हमारे लिए तो वो भी मुख्तलिफ आदर्स ने डिफाइन किए हुए हैं, वो भी बहुत एक्यूरेट हैं, ठीक है ना। लेकिन इसने उसको और भी फर्दर शॉर्ट करके उसको 5 मेजर सीक्वेंशियल स्टेप्स में दिए हैं। तो आपको जस्ट अगर उर्दू में भी याद हो कि ये स्टेप्स हैं करेक्टिव मेंटेनेंस के, सो आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। A major corrective maintenance downtime components are active repair time, administrative and logistic time and delay time। ये डाउन टाइम कंपोनेंट है करेक्टिव मेंटेनेंस की, जिसमें एक्टिव रिपेयर टाइम है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक टाइम है, ठीक है, और डिले टाइम्स। सो द एक्टिव रिपेयर टाइम इज मेड ऑफ फॉलोइंग सब कंपोनेंट। जैसे एक्टिव रिपेयर टाइम का आपको पता है, वो टाइम जो कि किसी भी रिपेयर के को ठीक करने में या किसी भी सिस्टम को ठीक करने में लगता है, और उसमें कौन कौन सा टाइम इंक्लूड होता है एक्टिव रिपेयर टाइम में। तो दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्रिपरेशन टाइम, कि उस रिपेयर को प्रिपेयर करने के लिए टाइम जो दरकार होता है एक्टिव रिपेयर टाइम में, ये प्रिपरेशन टाइम शामिल होता है, फॉल्ट लोकेशन टाइम शामिल होता है, स्पेयर आइटम ऑब्टेनमेंट टाइम, कि जो आपका स्पेयर ऑर्डर है आप स्टोर से मंगवाते हो या कहीं बाहर लोकल वेंडर से या कहीं आपने ऑर्डर दिया हो, वो हासिल करने में जितना टाइम दरकार होता है, फॉल्ट करेक्शन टाइम, एडजस्टमेंट एंड कैलिब्रेशन टाइम और चेकआउट टाइम, ठीक है ना। तो स्टार्ट से प्रिपरेशन से लेके आखिर तक चेकआउट टाइम तक, ये सारा का सारा जो है जी 6 जो पॉइंट्स है, ये सारे के सारे एक्टिव रिपेयर टाइम में आते हैं। अच्छा, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक टाइम है। तो वो आपको पता है कि जितनी भी वो टाइम जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में या आपके जो है इर्द गिर्द जो जितने भी आपके सर्विसेज में लगते हैं, जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उससे अप्रूवल लेते हैं कि ये पार्ट खराब हुआ है या ये चीज रिपेयर करनी है या ये नई खरीदनी है, इसको नई लगाना है, या ये हमारे जो है परोज से बाहर है, इसके लिए आपने फर्दर आउटसोर्सिंग करनी है, कंट्रैक्टर को हायर करना है ताकि वो इस फॉल्ट को, ये सारे के सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक टाइम है। और डिले टाइम का आपको पता है कि वो टाइम जो कि किसी भी जो जिसमें कोई एक्टिविटी ना परफॉर्म हुई हो और सिस्टम को ऐसे ही छोड़ दिया हो, ठीक है, सिस्टम को ऐसे ही छोड़ दिया हो विदाउट एनी प्रोडक्शन, तो जितनी भी डिलेज आएंगी उस सिस्टम को ठीक करने में, दैट विल बी काउंटेड इन डिले टाइम। रिडक्शन इन करेक्टिव मेंटेनेंस टाइम। अच्छा, अब आते हैं कि किस तरह करेक्टिव मेंटेनेंस के टाइम को रिड्यूस किया जाए, कम से कम टाइम जो है वो लगे करेक्टिव मेंटेनेंस को परफॉर्म करने में। So reduction in corrective maintenance time is useful to improve maintenance effectiveness. Some strategies for reducing the system level corrective maintenance are follow. The first one, efficiency in fault recognition, location and isolation. पहला तो है कि वो आप फॉल्ट रिकॉग्निशन उसको लोकेट करने में और उसको आइसोलेट करने में इफिशिएंसी शो करें, ठीक है ना। सो पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट fault isolation and location consume most time within a corrective maintenance activity. In case of mechanical items, often the larger contributor is repair time. Factors such as well-designed fault indicator, good maintenance procedure, well-trained maintenance personnel, and unambiguous fault isolation capability are helpful in lowering the corrective maintenance time. ये कह रहा है कि पास जो एक्सपीरियंस वो हमें बताता है कि ज्यादातर टाइम जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने में और उसको आइसोलेट करने में लगता है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू मैकेनिकल आइटम्स विद इन अ करेक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम। क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम में हमें पता है कि ये बस ये पार्ट खराब हो गया है, ये टूट गया है, तो हमने उसको हटा के दूसरा लगाना है, उसको रिपेयर करना है, तो वो टाइम कम लेता है बनिस्बत ये कि आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में आपने देखा होगा कि कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज आप लेकर जाएं तो सबसे पहले वो एम्पेयर मीटर्स है जो उनके पास एमीटर्स होते हैं, या क्या कहते हैं उसको, डिजिटल मीटर, ठीक है ना, उससे लेके जगह जगह पे वो पॉइंट्स पे
चेक करते हैं कि कहाँ पे फॉल्ट है। तो सबसे पहले वो डायग्नोस करना सबसे मुश्किल काम होता है, जिसमें काफी सारा टाइम लेता है, ठीक है ना। तो अगर एक आपके पास जो है वो एक अच्छा वेल डिजाइन फॉल्ट इंडिकेटर हो, गुड मेंटेनेंस प्रोसीजर हो, आपके पास वेल ट्रेन मेंटेनेंस पर्सनल हो, और आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी हो कि आप फॉल्ट को करेक्टली आइसोलेट कर सकें। सो ये सारे स्टेप्स जो है वो आपके करेक्टिव मेंटेनेंस के टाइम को लोअर करने में हेल्पफुल हैं। तो आपकी इन इन चीजों से उसकी इफिशिएंसी बढ़ सकती है, ठीक है ना। ये जो इसमें फैक्टर्स डिफाइन हुए हैं, वेल डिजाइन फॉल्ट इंडिकेटर, गुड मेंटेनेंस प्रोसीजर, well trained maintenance personnel, and ambiguous fault isolation capability are helpful in lowering the corrective maintenance time. The second one is effective interchangeability. Good physical and functional interchangeability is useful in removing and replacing parts item, reducing maintenance downtime and creating a positive impact on spare and inventory need. अच्छा, आपकी जो इंटरचेंजेबिलिटी है वो भी इफेक्टिव होनी चाहिए। दैट विल आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द करेक्टिव मेंटेनेंस टाइम। किस तरह कि लेट से आपका कोई सिस्टम में पार्ट है, आइटम है, वो फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास उसी सिस्टम उसी के और वो पार्ट और वो चीज जो है वो बाहर कहीं स्टैंडर्डाइज पार्ट है या बाहर मुल्क का बना हुआ है, लेकिन आपके जो पास इन्वेंट्री में जो मौजूद है उसी शेप के, जैसे मैं नट बोल्ट की बात कर लूं, उसी शेप के, या वो पाकिस्तानी बने हुए हैं लेकिन उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक है। सो यू कैन, इसीलिए हम ये टर्म यूज करते हैं इंटरचेंजेबिलिटी, कि वो वही स्टैंडर्डाइज पार्ट होता है, ठीक है ना। और वो इमरजेंसी में आप उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उसके जो सिस्टम है, मशीन है, इक्विपमेंट है, उसके डाउन टाइम कम होगा और आपकी जो है वो इन्वेंट्री पे या स्पेयर पे भी जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और सबसे अहम बात यह है कि आपका जो टाइम है, डाउन टाइम, वो रिड्यूस होगा। तो मतलब ये है कि आपकी करेक्टिव मेंटेनेंस जो है टाइम, वो टाइम पे आप कर पाएंगे और वक्त आपका जाया नहीं होगा। The third one is redundancy. This is concerned with designing in redundant part that can be switched in at the moment of need, so the equipment system continues to operate while faulty part is being repaired. अच्छा, redundant आपको मैंने पहले भी लेक्चर्स में जिक्र हुआ है, बताया हुआ है कि आप क्या करते हैं, आपके पास redundant parts होते हैं, वो पार्ट्स जो कि अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई फेलियर आ जाता है तो आप सिस्टम को उन पे शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना। सो जब वो उस रिडंडेंट पार्ट्स पे ट्रांसफर हो जाते हैं तो सिस्टम तो अपना काम कंटिन्यूस कर रहा होता है और इसी दौरान में फिर आप जो है वो अपना फॉल्टी पार्ट जो है उसको रिपेयर कर सकते हैं। इन दिस केस ओवरऑल मेंटेनेंस वर्कलोड में नॉट बी रिड्यूस, बट इक्विपमेंट या सिस्टम डाउनटाइम कैन बी इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली। आल्सो अगर आप रिडंडेंट पार्ट्स यूज करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी या वो जो सिस्टम का ऑपरेशन टाइम है या मेंटेनेंस सिस्टम का ऑपरेशन टाइम है या सिस्टम का डाउन टाइम जो है वो तो कम हो जाता है। आप क्योंकि सिस्टम ऑपरेट कर रहा होता है, आपने उसको रिडंडेंट पार्ट्स पे शिफ्ट किया होता है, ठीक है ना। तो उसका डाउन टाइम तो कम हो जाता है, लेकिन ओवरऑल मेंटेनेंस वर्कलोड वो कम नहीं होता, क्योंकि उस वो जो आपने उसको सिस्टम को तो रिडंडेंट पार्ट्स पे ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन आपका जो ओरिजिनल पार्ट्स है या जो पार्ट्स हैं वो तो फेल है या फॉल्टी है, तो उसको ठीक करने में आपका टाइम लगता है। लेकिन ये बचत ये होती है कि आपकी प्रोडक्शन या सिस्टम जो है वो कंटिन्यूस चल रहा होता है और डाउन टाइम उसका कम होता है। The fourth one is effective accessibility. Often a significant amount of time is spent assessing the fail part. Proper attention to accessibility during design can help reduce part accessibility time and in turn the corrective maintenance टाइम। अच्छा, एक जो मेजर चीज है वो इफेक्टिव एक्सेसिबिलिटी है कि आपने जो सिस्टम डिजाइन किया हुआ है तो उसमें आपको पता है कि किस तरह इस सिस्टम को अप्रोच करना है, किस तरह ये फॉल्ट वाली जगह को इजीली डिसअसेंबल करके खोला जा सके। जिस तरह लेट से अगर आप एक
मिस्त्री के पास जाए वो अनाड़ी हो, ठीक है ना, तो वो रैंडमली चीजों को खोलता है, कभी एक जगह से चीज को खोलता है, कभी दूसरी जगह से, तो उसको इतना कोई इल्म नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने एक एक्सपर्ट बंदे के पास या एक बंदा है जिसने वो सिस्टम डिजाइन किया हुआ है और उसी से आप प्रॉपर तरीके से उसको पता होता है कि कौन कौन सी जगह पे किस किस तरह एसेस करना है और फेल्ड पार्ट को किस तरह निकालना है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपके पास इफेक्टिव एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। जिस तरह ये कह रहा है, ऑफन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इज स्पेंट assessing the fail part, proper attention to accessibility during design। अगर आप उस चीज को ऐसा डिजाइन करो कि वो काफी कॉम्प्लेक्स है, जिस तरह होंडा की गाड़ी के बारे में मैंने सुना है कि उसके जो जो इंजन वाला पोर्शन है, जो बॉनेट के नीचे, चीजें इतनी कम्पैक्ट है कि वो मिस्त्री जो है वो रिपेयर आसानी से नहीं कर पाता, इसलिए उसको सारी चीजें खोलनी पड़ती हैं, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू अदर कार जिसमें उन्होंने थोड़ी स्पेस दी होती है, हर पार्ट्स के दरमियान में थोड़ी स्पेसिंग होती है, तो वो मिस्त्री जो है या जो टेक्नीशियन है वो इजीली हर पार्ट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। सो डिजाइन, ड्यूरिंग डिजाइन आप इस फैक्टर्स को रख के आप इफेक्टिव एक्सेसिबिलिटी हासिल कर सकते हैं, जो कि इन टर्म आपके करेक्टिव मेंटेनेंस टाइम को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। जाहिर है जब वो एक्सेस कर पाएगा आसानी से, वो चीज जल्दी रिपेयर भी कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब आपकी एक्सेसिबिलिटी मुश्किल हो तो दैट इट विल टेक टाइम। द फिफ्थ वन इज ह्यूमन फैक्टर कंसिडरेशन। Attention paid to human factor during design in areas such as readability of instruction, size, shape, and weight of component selection and replacement of dials and indicators, size and placement of access gates and readability and information processing aid can help reduce corrective maintenance time। अच्छा, कुछ डिजाइन के दौरान आप ह्यूमन फैक्टर्स को भी कंसीडर करें तो भी ये जो है वो करेक्टिव मेंटेनेंस की टाइम को रिड्यूस करने में हेल्प दे सकता है। किस तरह के, अगर ह्यूमन फैक्टर जिस तरह के एरिया ड्यूरिंग डिजाइन, जैसे कि रीडेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि आप उसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसकी रीडेबिलिटी क्लियर हो, ऐसे एरिया में हो कि वो नजर आए, उसकी साइज, शेप, वेट कंपोनेंट, उसको अगर देखा जाए कि साइज है तो उसका साइज क्या है, इसकी शेप क्या है, वेट ज्यादा है कम है, सिलेक्शन हो गया, और डायल्स आपने कहाँ कहाँ पे लगाई हैं, इंडिकेटर्स, जिस तरह के अगर प्रेशर मालूम करना हो तो आपने जाहिर है प्रेशर गेजेस लगाने हैं, ठीक है ना। इसी तरह टेम्परेचर मालूम करने हो तो उसके लिए आपने, तो ये सारी की सारी चीजें, गेट्स हो, एक्सेसिबिलिटी हो, या जहाँ पे आपने रीडिंग्स लेनी हो, ऐसी जगह पे हो जहाँ पे वो इजी एक्सेस हो सके और वो नजर भी आए, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है एड्स हैं ये सारी, और ये आपको करेक्टिव मेंटेनेंस के टाइम को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ फेलियर, अनप्लान्ड डाउन टाइम कॉस्ट वेरिएबल। अच्छा, फेलियर की क्या क्या कॉस्ट आ सकती है, तो जनरली अगर मैं आपसे इस तरह पूछूं तो आप मुझे बताएं। अब तो आपको इतना पता है कि कॉस्ट ऑफ फेलियर क्या है, जब एक सिस्टम फेल होता है तो उसकी क्या क्या कॉस्ट आती है, इन टर्म ऑफ क्या क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, जी बताएं एक एक करके। सर प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाती है सर। प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाती है, या चले, हाँ ठीक है, कम हो जाती है, बस खत्म हो जाती है प्रोडक्टिविटी। जब फेलियर की बात आती है तो मतलब वो स्टॉप हो गया। लेकिन फिर अगर इसमें हम वो बात करें कि रिडंडेंसी, तो फिर उसी बात पे आते हैं कि आपकी बात के फेलियर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। सेकेंड वन सर टेक्नीशियन फी। जी, सर टेक्नीशियन फी, या जो पार्ट हम रिपेयर कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है, या रिपेयरिंग का। बच्चे आपकी आवाज कम आ रही है, दोबारा बताएं। लेबर क्लास की बात कर रहा था दोबारा बताएं जी। सर, वो कह रहा है कि लेबर कास्ट जो आता है सर पार्ट पे, हाँ, उसको ठीक करने में लेबर कास्ट होगा, उससे आपकी जो है वो आप पे कास्ट आएगा, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है जी। और
और जी सर कस्टमर चला जाएगा सर, जी कस्टमर लॉस्ट हो जाएगा। कस्टमर लास्ट होगा या जो कस्टमर जो सेटिस्फाइड नहीं होगा उसको वक्त पे आप ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, या जो आपका सिस्टम में ब्रेकडाउन आ गया उसकी वजह से उसकी डिमांड पूरी नहीं होगी, तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। और इन्वेंट्री कास्ट आएगा। इन्वेंट्री कास्ट आएगा, आपके पास इन्वेंट्री में चीजें होंगी। जाहिर इन्वेंट्री तो आप वैसे भी रखते हैं ना, ठीक है ना, तो कास्ट तो है लेकिन वो आप रखते हैं। स्क्रैप सर, स्क्रैप किस फॉर्म में? सर मशीन फेल हो जाए तो सर वो ऑलरेडी स्क्रैप में जाएगी सर, अगर वो रिपेयरेबल नहीं है तो। हाँ, तो वो भी आपको नुकसान में आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप सोचे तो आपको बहुत सारे एक ये सारे के सारे जो है वो एक दूसरे से लिंक हैं। इस पॉइंट्स को देखते हैं फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता भी, जैसे नंबर 1 है लॉस्ट रेवेन्यू ड्यूरिंग डाउन टाइम। जब डाउन टाइम नहीं होगा तो आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, तो वो आपका वक्त जाया हो गया, उस वक्त में आपने कोई पैसा नहीं कमाया। सो यू हैव लॉस्ट योर रेवेन्यू ड्यूरिंग डाउन टाइम, स्पेशली critical if plant is running at or near capacity or highly competitive market measure in dollars per hour। कि जैसे मार्केट में लेट से सीमेंट है, सीमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, और उस वक्त कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है कि मार्केट में कौन ज्यादा सप्लाई परफॉर्म करता है, और उसी दौरान आपका जो है कोई फेलियर आ जाता है जिससे आपका डाउन टाइम बढ़ता है। तो क्या है कि वो आप प्रोडक्शन नहीं हो रही है, एक तो कंपटीशन मार्केट में आप compete नहीं कर पाते, आप डिमांड को पूरी नहीं कर पाते। दूसरा ये है कि जब प्रोडक्शन नहीं हो रही होती तो वो आपके जो है इन टर्म ऑफ डॉलर जो है वो पर आवर वो लॉस होते जाते हैं, आपका रेवेन्यू लॉस होता रहता है, ठीक है। द सेकेंड वन इज लॉस्ट रेवेन्यू ड्यू टू लॉस ऑफ कस्टमर कॉन्फिडेंस। तो आपका कस्टमर जो है मार्केट में जो कस्टमर है वो आप उसको माल जो है या मटेरियल नहीं प्रोवाइड करते टाइम पे, ठीक है ना, तो उसका एतमाद आपसे उठ जाता है, तो वो आइंदा फिर कोशिश करता है कि वो आपकी कंपनी की बजाय किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रेफर करे, जिससे भी आपका जो है वो रेवेन्यू खराब होता है, ठीक है ना। जिस तरह हम कहते हैं ना अलग का गाहक को आप अट्रैक्ट करें, ठीक है ना, गाहक बनाए, ठीक है ना, या अक्सर लोग कहते हैं कि अलग का गाहक रालामा खराब हुआ, ठीक है ना। तो गाहक खराब होने का मतलब ये है कि आपकी रेवेन्यू लॉस्ट हो गई। एक भी कस्टमर आपका गाहक जो है वो चला गया आपसे, तो वो किसी और से जाके चीजें खरीदना शुरू कर दे, तो वो क्या होगा, आपका रेवेन्यू लॉस्ट हो गया। सो लॉस्ट रेवेन्यू ड्यू टू लॉस ऑफ कस्टमर कॉन्फिडेंस, how many customer will leave you? The third one is replacement of cost of damage electrical or production equipment। जो आपके फेलियर आया आपने उसको ठीक किया तो रिप्लेस किया, या इलेक्ट्रिकल था या प्रोडक्शन इक्विपमेंट था तो उसको चेंज करने में भी आपकी कॉस्ट गई जेब से, रिपेयर कॉस्ट भी गई, स्पेशली लेबर कॉस्ट हो गया, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ स्क्रैप हो गया, जो आपका स्क्रैप आ गया उससे प्रोडक्शन के दौरान जितनी भी आपकी स्क्रैप प्रोड्यूस होती है वो भी आपकी कॉस्ट में आ जाता है। कॉस्ट टू क्लीन एंड रिस्टार्ट प्रोडक्शन, फिर जब आपका सिस्टम ठीक होता है, ठीक है ना, आप स्क्रैप हटाते हो, सिस्टम को ठीक करते हो और अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हो, उस पर भी आपकी कॉस्ट आती है। एंड इंश्योरेंस प्रीमियम रिडक्शन, कि आपकी जो इंश्योरेंस प्रीमियम रिडक्शन, इसका क्या मतलब हो सकता है, किसी के जहन में है? मेरे जहन में तो इस तरह कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम रिडक्शन, जी कोई बता सकता है? एनीवन? यार आप लोग खामोश रहते हो। अच्छा, इसका तो यही मतलब हो सकता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम रिडक्शन की जो आपकी टॉप क्लास ये प्रोडक्टिविटी है, ये जो आपकी जो
जो इमेज है रिगार्डिंग जो क्रिएटिंग बेस्ट प्रोडक्ट इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, उसकी जो इंश्योरेंस है, आई डोंट नो कि मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं, बट उसमें रिडक्शन आती है। ओवरऑल ये 7 पॉइंट जो है ये आप नोट कर लीजिए, मैं फिर भी बुक से देख के आपको फर्दर बता दूंगा कि क्या मतलब हो सकता है इसका, ठीक है ना। बहरहाल अगर किसी के जहन में अभी आता है तो बता दें। सर जी सर ये इंश्योरेंस मतलब अगर नया मशीन लिया है तो सर उसके लिए दोबारा इंश्योरेंस लेने पे जो पैसे खर्च होंगे। प्रीमियम रिडक्शंस दोबारा लेने पे क्या मतलब, कुछ ना कुछ हो सकता है, आप करीब हो, सर थोड़ा मतलब सोचिए। सर आपको एक मशीन पर इंश्योरेंस तो मिल गई, लेकिन जब अगली मशीन लेंगे और वो इंश्योर कराएंगे तब तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं सर। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल ये ठीक पॉइंट आपने बताया है कि जो आपकी इंश्योरेंस है ना, वो भी जो है उसकी जो इनिशियल जो वैल्यू है ये मशीन की वो कम हो जाती है, और जब आप नई मशीन लेते हैं तो उस पे भी आपको फर्दर अमाउंट जमा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो आपकी जो इंश्योरेंस प्रीमियम रिडक्ट जो आपने इंश्योरेंस कराई हुई है उस सिस्टम की या उस मशीन की या जो इक्विपमेंट की, ठीक है ना, तो उसकी उसमें रिडक्शन आ जाती है। इंश्योर आपको जो वो अमाउंट है वो फिर कम मिलती है, या इन टर्म आप जो इन्होंने कहा था कि दूसरी मशीन आप लेते हैं तो उस पे आपको फर्दर अमाउंट पे करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर। लेकिन अगर आप इसको देखा जाए तो आपकी जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें रिडक्शन आ जाती है कि आपका सिस्टम जो है वो फेल हुआ, डाउन हुआ, ठीक है ना, कास्ट आया, तो जाहिर है आप वो आपको ओवरऑल सारे पैसे तो आपको नहीं देते ना, उसका कुछ अमाउंट देते हैं, तो उससे उसकी आपकी जो इंश्योरेंस प्रीमियम की है वो रिडक्शन भी हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा, ये था आज का लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन आस्क। एनी क्वेश्चन? सर मिड का कोर्स यहाँ तक है? नहीं, मिड का कोर्स मेरे ख्याल से यहाँ तक नहीं है, इससे पीछे तक होगा। बट आज मैं जीशान साहब से डिस्कस करके, चूंकि उनसे रोजाना डिस्कशन होती है, तो उनसे मैं आज कोर्स भी हम फाइनल कर देंगे कि हमने लेक्चर्स के नाम दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9th लेक्चर है, ठीक है ना। तो आपको इसी क्लासरूम में एक जिस तरह जो है जो उसकी स्ट्रीम पे आती है कि फलाना का कोई क्वेश्चन, जिस तरह मैं कहता हूँ टुडेज क्लास विल बी एट दिस दिस दिस, तो उसकी स्ट्रीम पे इस तरह का एक पोस्ट होगा, ठीक है ना, कि आपका इस लेक्चर से इस लेक्चर तक ये मिड में आएगा और मिड में क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है ना, ये होगा। और टाइम होगा, यूजुअली वी हैव प्लान दैट वी आर गोइंग टू टेक 3 क्विजेस। अब एक क्विज कितने टाइम का होता है वो डिफाइन करेंगे मिलके हम, ठीक है ना। तो क्विज होगा, उसके बाद एक 10 मिनट का ब्रेक होगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद दूसरा क्विज होगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक होगा, फिर तीसरा क्विज होगा। तो मेरे ख्याल से ये इसी तरह प्रोसीजर होगा। ओवरऑल मैंने आपको इधर बता दिया, लेकिन वी विल शेयर इट ऑन इन आवर गूगल क्लासरूम्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए बी सी डी ई, ठीक है ना। सो काइंडली अपने स्ट्रीम पे या अपनी क्लासेस विजिट करते रहें, ठीक है ना। बेहतर तो ये है कि आप टीचर से भी पूछें, क्योंकि हर एक टीचर का अपना मूड होगा एग्जाम का, ठीक है ना। सो बेटर ये है कि आप उससे डिस्कस करें। मैंने आपको इतना बता दिया कि मिड टर्म विल बी कंप्राइज्ड ऑफ नंबर ऑफ क्विजेज ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको कुछ टाइम दिया जाएगा उसके बारे में, क्या नाम है, ब्रेक के लिए, एंड देन यू हैव another quiz, then break and then another quiz। तो इसी तरह होगा, ठीक है ना। और आपको डेट शीट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी वीकेंड से पहले पहले। आई थिंक कल तो मुश्किल होगा, अगर मैं आज बना देता हूँ और
चेयरमैन साहब साइन कर देते हैं तो फिर आपकी गूगल क्लासरूम पे भी डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएगी और ईमेल भी आपको कर दी जाएगी कि आप ये आपका डेट शीट है। तो उस सीक्वेंस से आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी से जनरली बता दूं कि मंडे को ऑटोमेटिक कंट्रोल, ठीक है ना, ट्यूसडे को इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, थर्सडे को वेंसडे को इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी और मेंटेनेंस उसको थर्सडे को, ठीक है ना। तो इसी तरह सीक्वेंस से आप लोग जो जस्ट अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है ना। और रेस्ट आप क्लासेस तो ले रहे हैं तो उससे आपको टीचर के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी तो आपको मोड ऑफ एग्जाम का भी पता चलेगा। क्लियर? क्लियर सर। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? जी नहीं है क्वेश्चन? सर मेरे भी सेवन Should we close the lecture? हाँ, अभी इस तरह है ना कि आप मैं लेक्चर के बाद आप मुझसे इन कांटेक्ट रहो, ठीक है ना। तो वो मैं चेक करके बताता हूँ। और पूछ रहे हैं रीचेकिंग का रिजल्ट, ठीक है ना।